हेलो एवरीवन, मैं सरीना बिश्नोई केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से हम हमारे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ परमाणु की संरचना। तो देखिए, परमाणु की संरचना इस चैप्टर में अगर बात करूँ मैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, तो उसमें हमने पढ़ा कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की खोज कब हुई, मीन्स व्हाट इज एटम एंड द डिस्कवरी ऑफ द एटम। और पहले ये माना जाता था कि जो परमाणु है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब एटम्स आर इंडिविजिबल। उसके बाद मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग एटम्स आर डिविजिबल, कि जो परमाणु है वो विभाजित हो सकता है। तो अब अगर हम बात करें, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद मैंने आपसे बात की कि इनकी डिस्कवरी किसने की, और फिर हमने कुछ मॉडल्स पढ़े थे एटम्स के। उसमें हमने पढ़ा था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। तो देखिए, उसके बाद हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज के हमारे लेक्चर में और क्या पढ़ेंगे हम, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, जो परमाणु की संरचना चैप्टर है, इससे बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसके अंदर बात करें कि यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, तो ये लीजिए कि अब हम जो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, वो आपके पास होगा एटॉमिक नंबर, जिसे हम कहते हैं परमाणु संख्या। क्या कहते हैं हम, परमाणु संख्या। तो देखिए, अब मैं आपको एक चीज पढ़ाती हूँ, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एक साथ। तो यहाँ पर आइएगा आप और देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्या होगा आपके सामने, देखिए एटॉमिक नंबर। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो हम इसे हिंदी में कहेंगे परमाणु संख्या। क्या कहेंगे, परमाणु संख्या। और अगर हम बात करें कि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय ए लेटर जेड। ये किससे डिनोट होता है, एक लेटर जेड से डिनोट होता है। ठीक है, जहां पर भी अब आगे आगे मैं जेड लिखूंगी उसका मतलब होगा परमाणु संख्या, और आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखिए एटॉमिक नंबर मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। और अगर मैं आपको कहूं कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, न्यूक्लियस, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और हम क्या कह सकते हैं, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। तो देखिए, किसी भी नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतनी उसकी परमाणु संख्या होगी, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी तत्व की जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो मतलब क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है ना, ये जो टर्म है परमाणु संख्या, ये प्रोटॉन से रिलेटेड है। ये 2 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। जेड मीन्स क्या, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन को हिंदी में प्रोटॉन ही कहते हैं। ये लो, क्या मतलब है, जेड मीन्स क्या, आपके पास प्रोटॉन। तो अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके पास मैंने बोला एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है। उसके बाद ना हमारे पास एक टर्म आती है, तो फर्स्ट टर्म थी। सेकेंड टर्म होती है आपके पास एटॉमिक मास। क्या होती है, एटॉमिक मास, और जिसे हम कह देते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या कह देते हैं, परमाणु द्रव्यमान। देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु भार भी कह देते हैं इसे। इट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर ए, यह ए से डिनोट किया जाता है। तो जहां भी आपको जेड लिखा मिलेगा उसका मतलब होगी परमाणु संख्या, और जहां भी आपको ए लिखा मिलेगा उसका मतलब होगा परमाणु द्रव्यमान, और आप कह सकते हैं एटॉमिक मास। क्लियर। तो एटॉमिक मास क्या होता है, अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा परमाणु द्रव्यमान। और अगर मैं इसका बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला क्या होगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये लो जी, ये आपके पास बन जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, इसलिए मैं P पॉजिटिव लिख रही हूं। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंड, आपको यह ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक मास होता है परमाणु द्रव्यमान,
वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल। तो सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है आपके पास। अब देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला करके एक टर्म कहा जाता है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियॉन्स। क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स। तो कई बार पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियॉन वर्ड है इसका क्या मतलब है, तो आप क्या कहोगे? न्यूक्लियॉन्स मीन क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड पॉइंट ये, तो यहां से आपको ये 3 पॉइंट माइंड में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या? एटॉमिक नंबर बोलें तो क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेकंड पॉइंट क्या कि जो एटॉमिक मास होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मींस P प्लस N। और थर्ड पॉइंट क्या कि जो न्यूक्लियॉन्स होता है, न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? तो न्यूक्लियॉन जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके न्यूक्लियॉन कहा जाता है। समझ आई बात? तो इनको न्यूक्लियन कहेंगे। अब देखिए, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को माइंड में है, आपको याद हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है और नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इसका मतलब किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में केंद्रित होता है। द एटॉमिक मास इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, और यू कैन से दैट एटॉमिक मास इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। समझ में आई बात? तो ये होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास, सेकंड पॉइंट आपके पास, और ये आपके पास हुआ थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप देखिएगा, ठीक है? देखिए क्या आता है आपके पास टर्म, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर Z। बताया मैंने किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। ठीक है, किसके बराबर होता है? किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं उसके बराबर हो गई क्या जी? हमारी परमाणु संख्या। वेरी गुड। इट इज डिनोटेड बाय Z। ये किससे डिनोट होता है? Z से। अब देखिए, एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे हैव। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी तत्व को आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसके आधार पर क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं, तो किसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं? तो आपको माइंड में रखनी है बात क्या कि जो एलिमेंट होता है उसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेस पर, कि किसी तत्व के पास कितने प्रोटॉन हैं उसके बेस पर ही हम बताते हैं कि जो दिया गया एलिमेंट है वो हमारे पास कौन सा है। उसके बाद देखिए, जैसे मैं आपको कहती हूं कि आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z1। तो हम क्या कहेंगे? जितना एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन भी कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। आपको ध्यान रखना है क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ये हो गया। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, कार्बन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कार्बन लिख रही हूं मैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है आपके पास 6। जेड की वैल्यू कितनी है? 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें जो प्रोटॉन है वो भी क्या होंगे? वो होंगे 6, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही होते हैं प्रोटॉन। और आप कहेंगे जितना परमाणु संख्या होती है उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ये हो गया आपके पास। तो देयरफॉर द एटॉमिक नंबर इज 6। तो एटॉमिक नंबर को अगर आपको कोई कहे कि एटॉमिक नंबर डिफाइन कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर बोलें तो क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो वो होती है प्रोटॉन की संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में। कितने प्रोटॉन हैं उतनी ही परमाणु संख्या होगी। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये जो एटॉमिक नंबर टर्म है ये किसने दी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट मोजले। किसने दी? ये साइंटिस्ट मोजले ने। और याद कीजिए, मोजले कौन? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिन्होंने दी 1913 में। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी भी दी हेनरी मोजले ने 1913 में। ठीक है, और हेनरी मोजले ने परमाणु संख्या का कॉन्सेप्ट दिया। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये था किसके बारे में? परमाणु संख्या के बारे में। उसके बाद देखिएगा आप नेक्स्ट। ठीक है, अब यहां पर आइए, ये आपके सामने क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है। आपको ज्यादातर 1 से 20 तक के तो सबको याद होने चाहिए।
1 to 20 एलिमेंट्स, 1 से लेकर के 20 तक सारे के सारे तत्व हमें याद होने चाहिए, उनकी परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। तो मैं आपको स्ट्रांगली कह रही हूं कि आपका क्वेश्चन स्किप नहीं होगा और आपको कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। अब देखिए आपके पास सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1। फिर आपके पास है हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है He और एटॉमिक नंबर कितना 2। देखिए इसको मैं आपको ऐसे करवाती हूँ, यहां पर आइएगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा, देखिएगा आपके पास क्या है, ये 20 एलिमेंट्स आपको करने हैं। तो आपको ये फॉर्मूला तो माइंड में हो गया होगा। अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो देखिएगा आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट लिख रही हूं मैं, परमाणु संख्या Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट आप क्या माइंड में रखेंगे, एटॉमिक मास A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, समझ में आई बात। सेकंड कॉन्सेप्ट आप ये माइंड में रखेंगे। और थर्ड पॉइंट आप ये ध्यान में रखेंगे, प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, उस एटम के केस में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान रखना है, आपको मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार यहाँ आइएगा, यहाँ समझाऊंगी। आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो x, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, x a z, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है क्या बच्चों, तो ध्यान से देखिए, x है आपके पास क्या, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सिंबल, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का प्रतीक। और A आपके पास क्या है, परमाणु द्रव्यमान, और Z आपके पास क्या है, परमाणु संख्या। समझ में आई बात। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं आपको कहती हूं कि आपके पास मैं एलिमेंट लिखती हूं, तो ये मैं यहां पर लिख रही हूं फोर्थ पॉइंट आपका। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट फॉर्मूला, फटाफट बोलिएगा क्या, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। सेकंड फॉर्मूला क्या, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट जितना प्रोटॉन होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें, न्यूट्रल एटम में, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, फोर्थ पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है क्या, कि A, X और Z, A परमाणु द्रव्यमान, Z परमाणु संख्या। अब देखिए ये अगर आपको याद हो गया तो अब मैं आपको कह रही हूं, एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके पास ये है, मैंने आपको एक एलिमेंट दिया सोडियम, Na किसका सिंबल है, सोडियम का, 23 और 11, ठीक है, ये कह दिया। मैंने बोला इसको देख करके आप इसमें मुझे इसका परमाणु द्रव्यमान बताइए, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या कहा, आप इसको देख करके इसकी परमाणु संख्या बताइए, ठीक है। फिर आपको क्या क्वेश्चन दिया मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, प्रोटॉन की संख्या बताओ। फिर मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। फिर मैंने आपको कहा न्यूट्रॉन की भी संख्या बताओ। मतलब इस एक से आपको ये 5 चीजें बतानी है। क्या क्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो चलो करते हैं। अब आप क्या करोगे, आप इसको साथ कंपैरिजन करोगे, क्या, x a z। A क्या था, एटॉमिक मास, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ, 23। Z क्या था, परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या कितनी हुई, 11, ठीक है, 11, ये लो जी। फिर आपने क्या पढ़ा कि जो प्रोटॉन होता है वो होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो जितना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर, मतलब 11। फिर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, A इज इक्वल टू P प्लस N। अब आप बोलिए A कितना है, 23, P कितना है आपके पास, 11, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा 23 माइनस 11 कितना, 12। ये, और आप इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी ले सकते हो, 23 में से 11 को अगर माइनस कर दो तो हमें मिल जाता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आगे 12। तो आपको क्या क्या चाहिए था, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो ये आ गया आपके पास। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बशर्त कि आपको ये 4 पॉइंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए।
इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपके पास था। उसके बाद देखिएगा अब आपको क्या करने हैं, 20 एलिमेंट्स माइंड में रखने हैं। ध्यान से सुनिएगा, 20 एलिमेंट्स में मैं सबसे पहले लिख रही हूँ यहाँ, ये सबसे पहले आपके पास लिख रही हूँ मैं हाइड्रोजन। ठीक है, क्या लिख रही हूँ मैं, हाइड्रोजन। अब देखो इन एलिमेंट्स को हिंदी में भी यही कहते हैं, इनका कुछ स्पेशल नहीं है, हाइड्रोजन। यहाँ पर मैं लिखूंगी इनके एटॉमिक नंबर Z, और ये क्या है भाई, ये है आपके पास तत्व, और आप कह देंगे एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है आपके पास, हीलियम। क्या आता है, हीलियम। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है क्या, लिथियम। ये आपको सबको याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है, लिथियम। लिथियम के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। क्या आता है, बेरिलियम। बोरोन, उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन। क्या आता है आपके पास, नाइट्रोजन। ये लिख दिए मैंने, पहले आप इनको सीखिए। देखिए इनके ब्रैकेट में मैं इनके सिंबल लिख रही हूँ, हाइड्रोजन का H, हीलियम का सिंबल होता है He, लिथियम का सिंबल होता है Li, क्योंकि ये सिंबल बहुत जरूरी हैं। उसके बाद जो बेरिलियम है इसका सिंबल होता है Be, और जो बोरोन है इसका सिंबल होता है B, और जो कार्बन है इसका सिंबल होता है C, और नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। ये लो जी, ये है आपके पास, ठीक है, क्या, फर्स्ट 7 एलिमेंट्स। अब आप देखिएगा फर्स्ट 7 एलिमेंट के बाद यहां पर आइए, अब हम इनके लिखते हैं क्या, परमाणु संख्या, मतलब बोलें तो क्या, Z, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब क्या, सिर्फ काउंटिंग ही करनी है आपको। क्या करनी है, काउंटिंग। ये हो गया आपके पास। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये Z आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछती हूं कि आप मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे पूछा मुझे इन सबके प्रोटॉन बताइए, तो आप क्या बताओगे कि जो प्रोटॉन है ना इसका, ठीक है, P पॉजिटिव प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया बहुत आसान। फिर मैं आपको कहूं कि आप मुझे इलेक्ट्रॉन बताइए, क्या कहूं मैं, इलेक्ट्रॉन बताइए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपके पास, देखना, इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है कितना, जितना प्रोटॉन, तो ये भी सेम, न्यूट्रल एटम है 5 6 और 7। ये हो गया आपके पास, समझ में आई बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब क्या, आपको पहले 20 एलिमेंट याद रखने हैं, और फिर उन 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होने चाहिए। ये आपको माइंड में रखना है। यहाँ आइए देखिए आपके पास, ये लो, फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, ठीक है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का सिंबल है Li3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। फर्स्ट 10 एलिमेंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, प्रोटॉन कितना, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना, जितना प्रोटॉन उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किससे निकलेंगे, जब आपको क्या पता होगा, परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान आपको गिवन मिलता है, दिया हुआ मिलता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो अब देखिएगा आप, ये हो गया, तो यहां पर आइएगा और देखिए हमारे पास ये थे कितने, फर्स्ट 7। अब अगर हम अगले की बात करें नाइट्रोजन के बाद की, ठीक है, तो अब मैं आपको देखना सारे एक साथ करवा रही हूं, इसको ध्यान से देख लेना। जो पहले 20 आपको याद करने हैं, कैसे याद करोगे, यहाँ आओ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आप ध्यान रखोगे क्या, हीलियम, फिर आपके पास होगा लिथियम, बेरिलियम, बहुत आसान है याद करना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये लो जी, ये पहले 10 आपको याद रखने हैं। जल्दी जल्दी बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। उसके बाद अब आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए आप इसमें एक टेबल याद रखेंगे, है लीना की रब से फरियाद, तो आपको है लीना की तक करना है बस। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये है लिथियम, Na होता है सोडियम और K होता है पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। दोबारा से सुनेंगे, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम। फिर आता है बेटा मांगेकार, ये लो जी, बेटा मांगेकार, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, भिंडी आलू, सब्जी बनाते हैं ना भिंडी की, आलू की, काफी लोगों की फेवरेट भी होती है भिंडी आलू, ठीक है। फिर ससी, ये लो जी, कार्बन सिलिकॉन, ये था बोरोन एल्यूमिनियम, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फिर आप याद रखोगे ऑक्सीजन सल्फर। लेकिन आपको ये सीरीज पूरी याद रखनी है। कैसे, फिर कल बाहर आई आंटी, अब आप इसको भूल जाओ आंटी को, ठीक है, आप इतना याद रखो, फिर कल बाहर आई,
ठीक है, फिर कर बाहर आई आंटी, ऐसे करके आप याद करेंगे। अब सुनो इसका मतलब क्या है। F मीन्स फ्लोरीन, Cl मीन्स क्लोरीन, Br मीन्स ब्रोमीन और I मीन्स आयोडीन, क्योंकि ये चारों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके पास क्या है, नेहा और, ठीक है, करीना के, एक्सरे रंगीन, ठीक है, एक्सरे रंगीन, तो आपको एक्सरे रंगीन, ठीक है, नेहा और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास हो गए टोटल जो आपको माइंड में रखने। अब आपको देखना है ये कैसे अब इनके परमाणु संख्या याद करेंगे। जल्दी से यहां आइए, परमाणु संख्या याद करने के लिए फटाफट इसकी परमाणु संख्या 1 आप काउंटिंग कर लो, 2, फिर आप करेंगे 3, 4, मैं हिंदी में बोल देती हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गए। हमें टोटल कितने याद करने थे, 20, तो 19 और 20 आपको याद हो गई ये, ठीक है। 20 तत्व अगर हमें याद है ना, तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, बस आपको ये 20 याद होने चाहिए और परमाणु संख्या भी याद होगी इसके साथ साथ, बस सिंपल सा था, ठीक है। अब अगर आपके पास आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, आप फटाक से बताएंगे क्या कि ये रहा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 12, सिंपल। और जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 12। और एक चीज और आपको बता देती हूं, जो परमाणु द्रव्यमान होता है किसी भी तत्व का, वो उसके परमाणु संख्या का लगभग दोगुना होता है। मीन्स द एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। आप कहोगे मैडम क्या कह रहे हो आप, तो सुनो। जैसे मैंने बोला आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास जो है ना वो होता है 24, तो डबल हुआ या नहीं हुआ, बताओ जरा, हो गया ना, ठीक है। अप्रोक्सीमेट डबल होता है। जैसे सोडियम में देखिएगा आप, यहां आओ, सुनो ध्यान से, सोडियम में क्या है, इधर देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो आप कहोगे जी इसका एटॉमिक मास इसका डबल, मैंने कहा है अप्रोक्सीमेटली डबल, 100% नहीं, इसका 22 ना होकर के क्या होता है, 23, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको बताती हूँ कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, देखना एक बार, ये रहा 6, तो इसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है 12, डबल हो गया ना। जैसे नाइट्रोजन का बताओ जरा एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो एटॉमिक मास होता है 14, तो अप्रोक्सीमेट डबल ही होता है ज्यादातर केसेस में। तो आपको एटॉमिक मास भी याद हो गए। तो पहले 20 एलिमेंट के आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनके एटॉमिक कैसे प्रोटॉन निकालोगे, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कैसे न्यूट्रॉन निकालोगे, आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये होता है आपके पास, तो ये आपको ध्यान रखने हैं कितने, पहले 20 एलिमेंट्स। चलो जी ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, ये रहे आपके पास, यहाँ पहले 18 ही है, मैंने आपको कितने करवा दिए, पहले 20 करवा दिए। अब देखिएगा नेक्स्ट मास नंबर की स्टोरी मैं आपको बता चुकी। देखो जरा इसको हमने ये सारा कर लिया, क्या, मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स अलोन, ठीक है। किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो उसमें जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके आधार पर ही निकाला जाता है, क्लियर। उसके बाद क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन, ये भी मैं आपको बता चुकी। अगर कोई आपसे पेपर में पूछ ले कि न्यूक्लियन टर्म का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला करके कहा जाता है क्या, न्यूक्लियन। अब कहाँ होता है किसी भी तत्व का भार, किसी भी परमाणु का भार कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस में, उसके नाभिक में पाया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, ए से। और ये आपके पास फॉर्मूला क्या था, जो परमाणु भार होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। आपको इतना ध्यान रखना है बस, जो मैंने आपको 4 सूत्र बताए हैं, ये 4 सूत्र याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मिलिए आप इससे, मिलिए जरा, कौन है ये, तो देखिए आप इसको जरा ध्यान से कि ये आपके पास है क्या, ये है यूं, ये एक्स क्या बताया था मैंने, सिंबल, ठीक है। ए क्या था, परमाणु भार, मास नंबर बोले तो क्या आप कहेंगे, परमाणु भार, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना है आपको, परमाणु भार है ये आपके पास। अब क्या था इसका फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
ठीक है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब क्या, एटॉमिक नंबर बोले तो क्या, परमाणु संख्या। क्या आएगा आपके पास, परमाणु संख्या। तो ये किसके इक्वल होगा, जो एटॉमिक नंबर है Z, ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस ये 4 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए और 20 तत्व आपको याद होने चाहिए। बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, जैसे मैंने आपको सिखाई निकालनी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये लो जी, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की टोटली फॉर्मूला है, ये मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेल, अलग अलग कक्ष में इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटा जाए, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है और उससे संबंधित जो प्रश्न है वो कैसे हल करेंगे, ये देखना है आपको, ठीक है। तो आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए पहले तो आप याद कीजिएगा, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या, कौन सा मॉडल याद करना है आपको याद करना है मॉडल बोहर का एटॉमिक मॉडल, बोहर के परमाणु संख्या का मॉडल। तो देखिए, बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, बोहर का परमाणु जो मॉडल था उसको देखते हैं हम, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, ये नील्स बोहर ने दिया था, ठीक है। क्या कहा था हमने इसके अकॉर्डिंग कि जो कोई भी एटम होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, परमाणु संरचना उसकी क्या होती है, ये था न्यूक्लियस, के सेल, के कक्ष, ये आपके पास क्या थी L, ये आपके पास क्या थी M, और ये आपके पास थी N। ये हम पढ़ चुके, लेकिन ये जरूरी है अब आपको सीखने के लिए। देखिए, याद कीजिए इसको, ये आपके पास हो गई कौन से वाली सेल, K, ये L, ये M और ये N। अब यहां पर आइए, मैं लिख रही हूं यहां पर सेल, और इसे हम हिंदी में कहते हैं कक्ष। क्या कहते हैं, कक्ष, ठीक है। यहां पर क्या होगा, K, L, M और N, और इसके लिए N की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। N की वैल्यू कितनी होगी, देखना, K N की वैल्यू होगी, K सेल के लिए 1, यहां पर लिख रही हूं मैं, ये N की वैल्यू है, इसके लिए होगी 2, ये होगी 3 और ये होगी 4। तो हम यहां पर लिख देंगे कितना, K कक्ष में N की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। ये आ गया आपके पास। आपको ये बॉक्स जो है ये अपने दिमाग में बैठा लेनी है बात, ठीक है। ये बॉक्स अपने दिमाग में रखना है, ये लो जी, ये हो गया। अब देखिए, ये होता है, अब आ रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको हमारे पास ये आता है कि ठीक है, हमें पता चल गया कि जो एक एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जो परमाणु होते हैं उसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है कि ये इसके सेंटर में होता है क्या, न्यूक्लियस, और आप कहेंगे क्या, नाभिक, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियस, और क्या कहेंगे, नाभिक होता है, ठीक है ये बात। और ये इसकी चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, अगर इसके बेस पर हम बात करें तो ये आपके पास हो गए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं, ठीक है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आपसे पूछेगा K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, L में कितने आए, M में कितने आए और N में कितने आए, मतलब किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये हम निकालते हैं। एक स्कीम बोलते हैं जिसे बोहर-बरी स्कीम, याद रखना क्या कहा जाता है, बोहर-बरी स्कीम, ठीक है। ये बोहर-बरी स्कीम कहा जाता है, इससे निकालते हैं। ये स्कीम है क्या, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी है। ये कहती है क्या, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 2n², कितने होंगे, 2n²। अब ये आपको पता है, देखिए अब इस बॉक्स को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। 2n² का मतलब क्या हुआ, इधर देखो ध्यान से, ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, 2n²। अब देखिए, अगर हम बात करें यहां पर 2n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, यस बिल्कुल। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 इंटू में n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यस। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 इंटू में 4 का स्क्वायर। समझ में आई बात, ये हो गया। तो अब आप मुझे बताइए, इतना तो मैथ आता है हमें, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2, ये कितना आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, 3 3 जा 9 2 जा 18, और ये आ गया आपके पास 32। मतलब क्या, हमें ये पता चल गया कि K सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, L सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, M सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 18 और N सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। कितने आएंगे, 32। समझ में आई बात, 32। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि K जो सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, या फिर K कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कितने आते हैं, 2, L में कितनी 8, M में 18 और N में 32। याद हो गया क्या, 2 8 18 32, K L M N ये आते हैं। चलो जी, बोहर-बरी स्कीम से निकलता है ये, समझ में आई बात। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए कैसे, तो इतना आपको ध्यान रखना है पहले, और अब आइएगा आप यहाँ,
ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्कीम है किसने दी, बोहर एंड बरी ने दी, ये मैं आपको बता चुकी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ किसी भी कक्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, 2n², क्योंकि पेपर में डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आ सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास के सेल में, इसको हम बोलते हैं क्या, पहला कक्ष या फिर पहली सेल। ठीक है, क्या होगा इसके लिए 2n², तो n की वैल्यू 1, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, 2 8 18 18 32। तो बोहर एंड बरी स्कीम का पहला रूल तो ये कहता है कि जो किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे ना वो आएंगे 2n²। लेकिन दूसरा रूल क्या कहता है, द आउटर मोस्ट सेल कैन कंटेन एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन। इस बात को बिल्कुल माइंड में बैठा लो कि जो बाहरी कक्ष होता है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। अब आप क्या कहेंगे कि मैडम ये बाहरी कक्ष क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, देखिएगा। उसके बाद क्या क्या, द सेल इन एन एटम आर फिल्ड इन सीक्वेंस, कि जो कक्ष होते हैं किसी भी परमाणु में वो एक सीक्वेंस में फिल होंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा के सेल में, के बाद जाएगा एल में, एल के बाद जाएगा एम में, और एम के बाद जाएगा एन में। यूं नहीं कि पहले आपने इलेक्ट्रॉन के में डाला और उसके बाद आप डायरेक्ट चले गए एम पर, आपने एन फिल नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आई बात, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब तक पहले वाली सेल फिल नहीं हो जाती तब तक हम नेक्स्ट सेल में नहीं जा सकते। सेम किस्सा, जैसे मान लो आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हो तो एक सीढ़ी के बाद दूसरी तीसरी, यूं नहीं कि सीढ़ी टप के सीधा चौथी पे चले गए एक को छोड़ करके, ऐसा नहीं करना, जंप नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो 3 बातें आती है बोहर एंड बरी की स्कीम में। वो 3 बातें क्या आती है देखिएगा, पहला तो क्या कि जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने का 2n², और दूसरा क्या, किसी भी सेल के आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एटम के बाहरी कक्ष में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेने। ठीक है, और तीसरा क्या कि जो कक्ष होंगे, जो बाहरी सेल होगी वो फिल होगी एक सीक्वेंस में, एक चेन में। मतलब पहले के में इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर एल में, फिर एम में। यूं नहीं कि के में भरा और फिर हमने एल को छोड़ा डायरेक्ट चले गए एम में, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये था आपके पास। अब इसके बेस पर हम देखते हैं कि कैसे क्या फिल करना है। तो देखिएगा नेक्स्ट, ये लो, तो ये देखो, ये वही डायग्राम आगे जो मैंने आपको बताया था। देखो ये एटम, ये न्यूक्लियस है, के सेल के लिए एन की वैल्यू 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए होगा कितना 4। अब आपको यहां पर दिया हुआ है किसका, क्लोरीन का। अब ये मैं आपको बताती हूं कि आप कैसे करेंगे इसको। ये बहुत सिंपल सा है, इसको देख करके बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो देखिएगा, अब आपको मैं इसको समझाती हूँ। ये लो, ये वाला था सारा चित्र। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो मैंने आपको पहले बताया था 4 फॉर्मूले उसमें थे, और 5वीं बात ये है, बस ये 5 बात याद रखनी है। अब इसके बेस पर हम फिल करते हैं। देखो मैं यहां पर सिखाती हूं आपको। सबसे पहले 2 एलिमेंट लिख करके ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन, बोलो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है के। अब जितना एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, उतने इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया, बोलो 1। कितना हो गया, ये 1। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि नियोन का एटॉमिक नंबर कितना था, 10। कितना था, 10। तो बताओ लिखो, कैसे लिखोगे। तो हम लिखेंगे 2। क्यों, क्योंकि के सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो 2 भरने हैं। लेकिन नेक्स्ट फिर किस में चलेंगे, अब के तो फुल हो गई, तो अब हम किस में जाएंगे, अब हम जाएंगे एल में। तो एल में 2 तो आ गए, टोटल कितने थे, 10। तो एल में कितने और आएंगे, 8। तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं आपको कहूं सोडियम, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 2। क्या लिखेंगे आप, 2। लेकिन 2 के बाद क्योंकि के में आते हैं ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। फिर हम जाएंगे एल में। एल में कितना आ गया, 8। कितने हैं, देखिए ये रहे आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। क्या एल में इससे ज्यादा आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो 2 8। तो हम पीछे क्या लिखेंगे, यहां पर 1। 8 और 2 10 और 1 11, तो हो गए 11 पूरे। अब देखो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। मैं सोडियम को रिप्रेजेंट कर रही हूं। सोडियम में कितने, 2 8 1। तो देखो इस तरह से लिख दूंगी मैं इसको, 2 8 1 है ना, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 2 8 1 को। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो मैं यहां पर फिल करूंगी 1। आई होप आपको क्लियर होगा, 2। ठीक है, फिर एल में कितने हैं बोलना, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। क्लियर।
उसके बाद आपके पास क्या है, एक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक। बस ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया एम का। किसका हो गया, ये एम का। तो ये सोडियम हो गया 2 8 1। समझ में आई बात, ऐसे करना है। तो इसी तरह से ना हमें पहले 20 तत्वों के लिखने आने चाहिए। कितने एलिमेंट्स के लिखने आने चाहिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के राइट करने आने चाहिए। तो देखिएगा फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एक साथ करवा देती हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। पहले 10 ले रही हूं एक बार में मैं। ठीक है, अब देखिए मैं लिख रही हूं इनके एटॉमिक नंबर, काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने ही हिम्मत से आपको लिखने हैं, इतने ही हिम्मत से आपको याद करने हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या लिखेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेल लिख लेते हैं के और एल। ठीक है, ये कितना, एक, तो एक, दो तो दो। अब बताओ क्या मैं एल में जा सकती थी कि यहां पर एक फिल कर दूं, यहां पर एक नहीं, क्योंकि केस कक्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो मैंने यहां पर 2 कर दिए। लिथियम में क्या लिखेंगे, देखना, लिथियम में हम लिखेंगे क्या, 2 और 1, क्योंकि के में ज्यादा से ज्यादा 2 ही आ सकते थे, तो हम चले गए कहां, आगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा बेरिलियम, आपके पास आ गया 2,2। समझ में आई बात। उसके बाद आता है बोरोन 2,3, फिर आता है 2,4। ठीक है, फिर आता है आपके पास 2,5। अब देखो टोटल, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये है टोटल आपके पास 7, तो 2 और 5 कितने हो गए, 7, तो ये आपके पास 2 और 5। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 2 6, 2 7 और 2 8। ये हो गए जी आपके पास पहले 10। ठीक है, तत्व और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी परमाणु संख्या। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए यहां पर एक चीज आती है, मैं आपको बार बार कह रही थी कि बाहरी कक्ष क्या होता है, ये बाहरी कक्ष। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए इसमें तो एक ही सेल है, तो इसकी बाहरी सेल एक ही है। यहां पर मैं लिख रही हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या लिख रही हूं मैं इन्हें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप ध्यान से सुनिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाहरी कक्ष में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। बाहरी कक्ष में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहेंगे आप, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। किसमें, आउटर मोस्ट सेल में। बाहरी कक्ष में कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो बस। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आप देखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपके पास। तो अगर मैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, बाहरी शेल कौन सी है आपके पास, के, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1। यहां पर बात करें 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। लेकिन आप यहां देखिएगा ध्यान से, ये है लिथियम, कितना है लिथियम का, 3। अब यहां पर 2 सेल है, एक है आपके पास के सेल, एक है आपके पास एल शेल। बाहरी शेल कौन सी हुई, ध्यान से देखो, इधर देखो, ये एल, ये के, ये एल, तो बाहर की तरफ कौन सी है, एल सेल है, तो इसकी बाहरी सेल हुई एल। इस बाहरी सेल में, इस बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितना है, 1, तो 1, इसकी बाहरी ये 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये एक बार के लिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास कितना, 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसका परमाणु संख्या कितनी है ये बताओ, या फिर कह देगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ये बताओ, या फिर कहेगा इसका बाहरी कक्ष कौन सी है। जैसे मैंने आपको एलिमेंट दे दिया फ्लोरीन, मैं कहती हूँ फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 9। तो आप बोलेंगे 2 और 7, क्योंकि 2 और 7 कितनी हो गए, 9। फिर अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि जो फ्लोरीन है उसके जो बाहरी कक्ष है वो कौन सा है ये बताइए, तो K है, L है, M है, N है, तो आप क्या कहेंगे, फ्लोरीन को देखो ये रहा, क्या है, L कक्ष है इसका। फिर मैं आपसे पूछूं कि फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो आप कहेंगे कि जो बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना वो होते हैं उसके क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ, 7। तो फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आपके पास आता है वैलेंसी का, यही करवा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिब्बा है। इस डिब्बे को अपने डिब्बे में बैठा लेना, डिब्बा मतलब माइंड। ठीक है, यहां पर आइए वैलेंसी, ये लो, जिसे हम कह देते हैं संयोजकता। क्या कह देते हैं प्यार से हिंदी में, संयोजकता कह देते हैं जिसे। ठीक है, वो आपके पास होती है क्या, वैलेंसी। ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या होती है वैलेंसी, ध्यान से देखिएगा, इसे हम क्या कह देते हैं, संयोजकता।
अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सिंपल बताती हूँ पहले करने के लिए। अगर किसी भी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, ध्यान से सुनना, या तो 4 है या तो 4 से कम है, ये वाला बुक्स माइंड में रखना है। अगर किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, ठीक है, तो उसमें जो वैलेंसी होगी ना वो किसके बराबर होगी, वो होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। बिल्कुल सही, एक डिब्बा। दूसरा डिब्बा क्या कहता है, आप कहोगे मैडम आपने ये तो बता दिया कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है उसमें तो वैलेंसी इतनी होगी, लेकिन जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है उसमें वैलेंसी कितनी होगी। तो देखिए, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, ठीक है, उसमें वैलेंसी किसके इक्वल होगी, संयोजकता किसके इक्वल होगी, ध्यान से देखना, वो होगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये होगी, क्या होगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। तो देखो चलो अप्लाई करके दिखाते हैं ना। फॉर्मूला बताने से क्या होता है, जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। तो देखिए अब आपको इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं, यहां देखिएगा, ठीक है। आओ यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1, मतलब 4 से कम, तो पहला फॉर्मूला लगेगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वैलेंसी किसके बराबर है, वैलेंसी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब इसकी वैलेंसी 1 2 3 4। सिंपल, क्योंकि 4 या 4 से कम हो तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, हमने लिख दिया। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर आ गया 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 से ज्यादा। तो आप इधर आ जाओ, क्या बताया था मैंने, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8, ये तो यहां तक हो गया, यहां पर आइए अब 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 माइनस 5, ठीक है, कितना आ गया 3। 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा 2, 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा 1, 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा 0। बिल्कुल, तो ये आपके पास क्या निकल गई, वैलेंसी निकल गई। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, और अपवाद हमेशा रहते हैं, ये अपवाद है हीलियम जी, इसको ध्यान से देखिएगा हीलियम को। हीलियम भाई साहब ये जो है इसमें अपवाद, इसकी वैलेंसी 2 नहीं होती, इसकी वैलेंसी होती है 0। कितनी होती है इसकी वैलेंसी, 0, ये आपको थोड़ा माइंड में रखना है। अब हीलियम और नियोन की वैलेंसी 0 है। अब जिन एलिमेंट की, जिन तत्वों की संयोजकता 0 होती है वो होते हैं अक्रिय तत्व, मतलब वो होते हैं नोबल एलिमेंट्स। क्या होते हैं, नोबल एलिमेंट्स। बात आई समझ में। तो ये थे पहले 10 तत्व, आपको समझ में आ गया होगा आई होप, पहले 10 एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स और करवा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स क्या कहते हैं, आइए यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट 10 एलिमेंट पर आइए। अब आप ये लो, यहाँ पर हाइड्रोजन तक, कहां तक हो गया हमारे पास, नियोन तक। अब उसके बाद आपके पास आता है सोडियम, ठीक है, सोडियम के बाद आता है आपके पास मैग्नीशियम, ठीक है, फिर आता है आपके पास एल्यूमिनियम, ठीक है, भिंडी आलू, फिर सिलिकॉन, ठीक है, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, ठीक है, ये आ गया आपके पास, और पोटेशियम और कैल्शियम, ये हो गए जी। अब आप इसको देखना जरा ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसके एटॉमिक नंबर, कितना 11, इसका कितना होगा 12, गिनती तो करनी है 13 14, ये कितना 15, ये कितना 16, ये कितना 17 18 और 19 और 20, ये आपको याद है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गए। अब आप सिंपल लिखेंगे क्या, 281, बिल्कुल, क्योंकि 11 है तो एल सेल में तो ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकते हैं, तो अगला किस में जाएगा, एम में। अब आपको सिंपल क्या लिखेंगे, 282, 283, 284, ठीक है, 285, 286, 287, 288, यहां तक तो ठीक था। देखिए 8 और 2 10 और 8 18 हो गए। लेकिन यहां पर आओ 2881, क्योंकि बाहर में सिर्फ 8 आ सकते हैं, अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालने हैं तो यहां पर चला जाएगा अगले में, फोर्थ सेल में, KLMN। उसके बाद यहां पर देखिए कैल्शियम 2882, गिनिए 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 2 20, ये हो गए। अब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ जरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाहरी सेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 फिर 2, क्योंकि जो बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, अब आप बताओ मुझे संयोजकता मतलब वैलेंसी, ठीक है, क्या कहा मैंने, आप क्या बताओ मुझे, संयोजकता मतलब क्या, वैलेंसी बताइए। तो देखिए वैलेंसी कितनी होगी,
जितना 1 2 3 4 यहां तक तो सही था, लेकिन अब क्या करेंगे हम, अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम क्या करते हैं, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 0, फिर 1 और फिर 2, ये हो गई वैलेंसी। तो ये था आपके पास क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि पहले 20 एलिमेंट के नाम याद करना, उनकी परमाणु संख्या याद करनी, उनका परमाणु द्रव्यमान याद करना, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, और उनके कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, सब चीजें फाइंड आउट करना। आपको आई होप इतना आपको सबको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप वीडियो को बार बार देखिए और इन चीजों को समझिए, क्योंकि ये बहुत आसान और बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है देखना, द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन द आउटर मोस्ट ऑफ एन एटम, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे कहा जाता है क्या, सेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन, और आप कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब क्या, मैंने आपको कहा संयोजकता, संयोजकता का मतलब क्या होता है कि कितने बॉन्ड बनाएगा कोई भी एटम, अपने साथ कितने एटम और जोड़ सकता है। जैसे अगर मैं बात कहूं कि मेरे जो ये 2 हाथ हैं तो मैं एक को इधर से पकड़ सकती हूँ, एक को इधर से, तो मेरी संयोजकता कितनी है, 2। इसी तरह से कोई भी एटम अपने साथ कितने एटम को जोड़ सकता है वो उसकी होती है क्या, वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये होता है आपके पास। और जो वैलेंसी होती है ना वो किससे पता चलती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये संयोजकता के बारे में था। अब देखो क्या कह रहा है, किसी भी एटम की जब हमने वैलेंसी निकाल ली तो क्या होता है। ठीक है, ये जो एटम वुड दस रिएक्ट हो, चाहिए कोई भी एलिमेंट हो, ये देखिए ये हीलियम का है, ये क्लोरीन का और ये पोटेशियम का, मैंने आपको सारों का स्ट्रक्चर बनवा दिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल सी बात है। इसमें ये हो जाता है आपका कंप्लीट। और ये वैलेंसी के बाद में आपके पास देखिए, अब आपको 2 कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ये टेबल गिवन है, इधर देखिएगा सारे बच्चे, ये एक टेबल है, और ये जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्लास 9th की एनसीईआरटी के अंदर है आपका चैप्टर 4। ठीक है, उसके अंदर ये कंप्लीट है चीज, ये टेबल यूं की यूं है, वहां से भी आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। वैसे ये मैंने 20, यहाँ पर तो 18 ही है, मैंने आपको 20 के 20 करवा दिए ये। ठीक है, तो आपको 20 के 20 ध्यान में रखने हैं। लेकिन अब आपको एक चीज बताती हूं जो हमारे को आपके पास इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां आइए, अब मैंने आपको कह दिया सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, और मैंने क्या कह दिया कि इसका एटॉमिक नंबर मैंने आपको ब्रैकेट में दे दिया, मैंने ये लिख दिया कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 23। अब आप मुझे प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ और न्यूट्रॉन बताओ, ध्यान से देखना। अब मेरी बात सुनिए, जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव बोल दिया मैंने, और मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो 11 है तो आप क्या लिखोगे, 2 8 1। ठीक है ना, फिर आप क्या कहोगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 1। इसकी वैलेंसी भी कितनी, 1, मतलब ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। चलो जी, प्रोटॉन कितने, जितना एटॉमिक नंबर तो कितने, 11। न्यूट्रॉन कितना होता है, हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, देखो इधर ये फॉर्मूला क्या था हमारे पास, A = P + N। तो N का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A - P। बोलो A कितना है, 23, और P कितना है, 11। तो न्यूट्रॉन कितना आ गया, 12, ये भी हो गया। अब कहानी कहाँ अटक गई, कहानी अटक गई किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। अब क्या कहोगे कि मैडम आपने बताया था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन भी 11 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11। नहीं, इस पे है चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसे कहा जाता है कैटायन। क्या कहा जाता है उसे, कैटायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, कैटायन कहा जाता है। तो अब देखिए कैटायन के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो होता है आपके पास क्या, जितना एटॉमिक नंबर है Z, उसमें से जितना इसके ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है, +1, तो वो माइनस करना है, Z - 1, मतलब 11 - 1 कितना आ गया आपके पास, 10। एक बार फिर से सुनेंगे, कैटायन के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो हम निकालते हैं कैसे, जितना एटॉमिक नंबर है उसमें से माइनस कर दोगे जितना उस पर चार्ज है। तो 1 चार्ज था तो मैंने 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 10। अब आप देखिए कैटायन के केस में क्या, कैटायन मतलब क्या कहते हैं इसे हिंदी में, धनायन। क्या कहते हैं, धनायन।
ठीक है। तो अब क्या हुआ, आप एक चीज देखिए, मुझे ये बताइए कि केटायन के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसकी मात्रा ज्यादा। तो आपको ध्यान रखना है क्या बच्चों कि केटायन में, धनायन में जो प्रोटॉन होता है ना वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। ये लो जी, ये ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देती हूं, यहां ये सुनिए, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, परमाणु संख्या 12 होती है। अब क्या प्रोटॉन कितने होंगे, 12, लेकिन मैं आपको कहूं इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप क्या कहेंगे, जितना एटॉमिक नंबर है माइनस में जितना इस पर चार्ज है उसको माइनस करना है। तो ये प्लस का है ना, माइनस करना है, -2, 12 - 2 कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चा, 10 आ गए। तो अब क्या हुआ, यहां पर यही हुआ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, 10 आ गए। अब एक बात और सुनो ध्यान से, Na पॉजिटिव में भी इलेक्ट्रॉन कितने, 10, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में भी इलेक्ट्रॉन कितने, 10। तो ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हें कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या कहा जाता है उन्हें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो मतलब मैं अगर आपको कहूं कि जो Na पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्यों, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है 10, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है 10, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो था केटायन के केस में। अब देखिए, अगर मैं आपको कहती हूं यहां पर सल्फर 2 नेगेटिव और सल्फर का एटॉमिक नंबर मैंने आपको दे दिया 16, तो आप क्या कहेंगे, 2, 8 और 6, ये हो गया, ठीक है, 8 और 2 10 और 6 16। अब प्रोटॉन कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर मतलब 16, लेकिन यहां पर भी बात वही आ गई, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रॉन होगा जितना एटॉमिक नंबर है, और ये माइनस में है तो प्लस जितना चार्ज है, इसको हम कहते हैं अनायन। क्या कहते हैं, अनायन। और आप क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं ऋणायन। क्या कहते हैं, ऋणायन हिंदी में। तो Z प्लस में जितना चार्ज है, कितना चार्ज है, 2, तो ये Z + 2। अब आप बताइए Z कितने है, 16 + 2 कितने हो गए, 18। तो S2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 18 हुए। तो बताओ कि ऋणायन के केस में जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन, उसमें किसकी मात्रा ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा, किससे, प्रोटॉन से। ये बात आपको ध्यान में रखनी थी। समझ आई बात, क्या कि जो केटायन होता है ना उसमें तो प्रोटॉन ज्यादा होता है, और जो अनायन होते हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। मतलब धनायन में जो प्रोटॉन की मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है, और ऋणायन में जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, किससे, प्रोटॉन से। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट केटायन और अनायन के केस में। समझ में आई बात। तो देखिएगा, आपके पास ये केटायन और अनायन के केस में था, और ये कंप्लीट आपके पास थी टेबल, ठीक है। और ये आपके पास वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो ये वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है आपके पास इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि किसी भी एलिमेंट की अगर कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होती है तो वो कभी भी किसी से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा। तो मतलब जो आपके पास हीलियम था और जो आर्गन था उनकी कितनी आई थी, वैलेंसी 0। तो ये किसी से भी केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये किसी भी तरह का कोई भी यौगिक नहीं बनाएंगे। तो ये किसी भी तरह का कोई यौगिक नहीं बनाएंगे। कौन, नियोन और आर्गन। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि किन तत्वों की जो संयोजकता है वो 0 है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कर रहा है, जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होने का मतलब पता है क्या है, कि उनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 8, तो वो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, वो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं दिखाते। और दूसरे शब्दों में हम ऐसे तत्वों को कहते हैं क्या, कि उनकी संयोजकता है 0 और उनकी वैलेंसी है 0। क्लियर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है। अब आपके पास जो है ये था वैलेंसी का कॉन्सेप्ट और आइसो इलेक्ट्रॉनिक और किसे क्या कहेंगे, इतनी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। तो एक बार फिर से सुनेंगे क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपने 4-5 फॉर्मूले पढ़े हैं इंपॉर्टेंट कि परमाणु संख्या कैसे निकालें, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, धनायन के केस में, ऋणायन के केस में, न्यूट्रल के केस में, किसी भी 20 तत्व कैसे याद करें, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास। फिर हमने पढ़ा हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करेंगे। फिर हमने पढ़ा हम उनका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो लिख करके उससे कैसे सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन उनकी सहसंयोजकता को पता करेंगे। तो आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।